दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष सिंह। गत दिनों प्रयागराज से खबर आई कि बाघंबरी मठ तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर लिया। हालांकि यह रहस्य बना हुआ है, इससे पर्दा नहीं उठा कि उनकी हत्या की गई अथवा उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। लेकिन बहुतेरे इसमें सवाल हैं। उन सवालों का कई एंगल से जांच भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की भी संस्तुति कर दी है। अब यह बात तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि उनकी हत्या हुई अथवा आत्महत्या उन्होंने किया। लेकिन परिस्थिति बहुत संदिग्ध है और एक सवाल यह भी है कि क्या इस जांच की सत्यता कभी सामने आ पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसी वीडियो में स्पष्ट भी कर दूँगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि गुत्थी उलझी कहाँ है। हत्या और आत्महत्या के बीच एक सुसाइड नोट मिला उस कमरे से। जिस कमरे में उनका 100 फांसी के फंदे से लटका हुआ था, उसी कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद होता है। उस सुसाइड नोट में बतौर पुलिस महंत नरेंद्र गिरी जी ने लिखा है कि वह 13 सितंबर 2021 को ही आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए। अब सवाल यह है कि जब वो आत्महत्या करना चाहते थे और साहस नहीं जुटा पाए, तो उनके समक्ष कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि मृत्यु का वर्ण करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। और अंतोगत्वा गत दिनों उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर उस सुसाइड नोट को हम आधार बनाकर चलें तो यह सवाल लाजिम तौर पर उठता है कि इसका जवाब भी खोजा जाए। तो उस सुसाइड नोट में यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि उनकी कोई एक वीडियो है, किसी महिला या किसी लड़की के साथ अश्लील वीडियो है। उसी वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उनका शिष्य आनंद गिरी, बाघंबरी मठ के पुजारी आद्या तिवारी और उनका पुत्र संदीप तिवारी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। इस ब्लैकमेल में भारी भरकम रकम की मांग की जा रही थी उनके शिष्यों द्वारा, और उसको चुकता करने में अक्षम नरेंद्र गिरी अंतोगत्वा आत्महत्या का विकल्प चुन लेते हैं, जैसा कि पुलिस द्वारा या जांच कर रहे अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ उनका शिष्य यह दावा कर रहा है कि उसके गुरु यानी महंत नरेंद्र गिरी अनपढ़ थे, वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, लिहाजा सुसाइड नोट लिखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसा दावा उन्हीं का शिष्य आनंद गिरी कर रहा है, जिसके साथ कुछ दिन पूर्व संपत्ति को लेकर उनका विवाद चल रहा था। यह विवाद सार्वजनिक है। बाद में उनके शिष्य ने उनसे माफ़ी मांगा था। उसके बाद अपने शिष्य आनंद गिरी को उन्होंने अखाड़े में सम्मिलित कर लिया था। यह सार्वजनिक तौर पर खबर है। आप कहेंगे कि इस बात में नई बात क्या है? तो एक नई बात जो सामने निकल कर आ रही है वह यह निकल के आ रही है कि उनका शिष्य जो आरोप लगा रहा है वह सूबे के बड़े बड़े अफसर, कई सफ़ेदपोश तथा पुलिसकर्मियों पर भी लगा रहा है। यहाँ तक कि उनका शिष्य आनंद गिरी उनकी सुरक्षा में लगे हुए वाइस श्रेणी के जो पुलिसकर्मी हैं, वाइस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी नरेंद्र गिरी को। उस सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे हैं उनकी ही भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है तथा यह बता रहा है कि यह महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है और जिसमें यह तमाम लोग संलिप्त हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अनपढ़ होने का वो दावा कर रहा है, उसकी आज पोल महंत नरेंद्र गिरी के कुछ परिजनों ने ही खोल दिया। उनके कुछ परिजन सामने आए, उनके रिश्तेदार सामने आए और उन लोगों ने दावा किया कि संन्यास धारण करने से पूर्व महंत नरेंद्र गिरी जौनपुर के किसी बैंक में बतौर कर्मचारी तैनात रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बैंक का कर्मचारी अनपढ़ हो सकता है? यदि उनके परिजनों की बात पे हम विश्वास करें तो फिर एक बात स्पष्ट है कि बैंककर्मी होने के नाते वो अनपढ़ नहीं हो सकते। लिहाजा सुसाइड नोट को पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई सवाल इस बीच जो खड़े हो रहे हैं वो धर्म को लेकर हो रहे हैं, धर्म की आड़ में धंधे को लेकर हो रहा है। मठों और मंदिरों के बीच के अंदर जो
अपार संपदा छुपी हुई है, उसको बंटवारे को लेकर अपराधीकरण की भी चर्चा है, और धर्म का राजनीति से जो घालमेल बना हुआ है इसको भी लेके कई सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं। इस पे हम स्टेप टू स्टेप चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। पहले एक बात समझ लें हम कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है कि यह माना जाए कि धन संपदा को लेकर विवाद चल रहा था। तो हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ अभी कुछ दिन पूर्व महंत नरेंद्र गिरी गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। तो यदि इस हत्या के एंगल से इसे समझा जाए तो क्या यह माना जा सकता है कि उनके ऊपर हत्या का पहले से ही प्रयास हो चुका है। दूसरी चीज़, बागंबरी मठ या अखाड़ा परिषद के पास प्रयागराज, हरिद्वार, नोएडा, गुजरात होते हुए तमाम जगहों पर करोड़ों अरबों की अकूत संपदा है। यह सार्वजनिक तौर पर है, निश्चित तौर पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि एक बैंक कर्मी जिस मोह माया को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया, मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग अपनाया, वह बैंक कर्मी उतना धन संपदा उस बैंक की नौकरी के जरिए नहीं अर्जित कर सकता था जितना की संपदा अर्जित किया जा सकता था इस बाबागिरी के धंधे में। तो निश्चित तौर पे जहाँ धन का इन्वॉल्वेशन होगा, जहाँ धन का समावेश होगा, वहाँ विवाद भी होगा, वहाँ अपराध भी होगा, वहाँ हत्या की संभावनाएं भी होंगी। और ऐसा नहीं है कि मठों और मंदिरों में इससे पूर्व कभी हत्या नहीं हुई है। दक्षिण भारत के एक चर्चित शंकराचार्य के ऊपर भी हत्या का आरोप लगा, मंदिर के ही पुजारी की हत्या का आरोप लगा, जिस मामले में वो जेल भी गए, शर्मिंदगी भी उन्हें झेलनी पड़ी, अपने पद से हटना भी पड़ा था। यह भी बात सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के बीच में है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में केवल उत्तर प्रदेश में 40 साधुओं की हत्या हुई, जिसमें से सिर्फ 4 ही पे जांच कर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच सकी कि सिर्फ इन 4 लोगों की हत्या की गई है। 36 लोगों की जांच अभी भी लंबित है, जिस पर पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं है। जिन 4 लोगों की हत्या के निष्कर्ष पर पुलिस पहुंची, उसमें भी मंदिर तथा ट्रस्ट के संपत्ति के बंटवारे की ही बात प्रमुख रूप से सामने आई, और साथ ही उन महंतों के शिष्यों को ही गिरफ्तार भी किया गया है उस हत्याकांड में। अब ऐसे में जब 36 विवादित मामले ऑलरेडी लंबित चल रहे हों, तो क्या यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हाई प्रोफाइल हत्या या आत्महत्या का कभी खुलासा हो पाएगा? इस पर सवालिया निशान लग रहा है। क्योंकि संपदा की बात तो हमने बताया कि तमाम शहरों में अरबों खरबों की संपदा है, लेकिन इसका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि कुछ ही दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ से मिलने नरेंद्र गिरी जी गए हुए थे, लेकिन उनकी आत्महत्या से ठीक एक दिन पहले उनसे मिलने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य भी आए हुए थे। दूसरी जो बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ उसे भी जान लीजिए कि इलाहाबाद महंत नरेंद्र गिरी से मिलने उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल भी आ चुके हैं। सवाल यह है कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सी ऐसी रंजिश थी कि जिसके निपटारे के लिए सूबे के उच्च सफ़ेदपोश साथ ही प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी, नेता, मंत्री उनसे बार बार मिलने आ रहे थे। यह संकेत कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि इस आत्महत्या में एक पहलू अश्लील फिल्म का हो, लेकिन दूसरे पहलू को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। आचार्य महंत नरेंद्र गिरी अपने विवाद टिप्पणियों के कारण हमेशा से सुर्खियों में बने रहे हैं, और यह सर्वविदित तौर पर रहा है कि जिस समय निर्मोही अखाड़ा विश्व हिंदू परिषद पर राम मंदिर के नाम पर उगाही कर 1400 करोड़ रुपया के घोटाले का आरोप लगाया था, उसी वक्त कुंभ में धर्म संसद हो रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद के ही तत्वाधान में कराया जा रहा था, और अखाड़ा परिषद सहित 13 अखाड़ों ने उस धर्म संसद का सीधे सीधे बहिष्कार किया था। आपको यह बात जान लेनी चाहिए और समझ भी लेनी चाहिए कि
अखाड़ा परिषद का संबंध विश्व हिंदू परिषद से रहा है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी का झुकाव विश्व हिंदू परिषद अथवा भाजपा की तरफ कम रहा है। जिस धर्म संसद को संबोधित करने मोहन भागवत स्वयं आए थे, उसी धर्म संसद का बहिष्कार महंत नरेंद्र गिरी ने कर दिया था। यह स्पष्ट है, यह कहीं छुपी हुई बात नहीं है। जो तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रयागराज के ही एक संत हैं सत्यम गिरी। सत्यम गिरी को भूमाफिया के रूप में इलाहाबाद का प्रशासन स्वयं अपने रजिस्टर में दर्ज एफआईआर के माध्यमों से बार बार संबोधित करता है। अगर इनके बारे में आपको अधिक कुछ जानना समझना हो तो उत्तर प्रदेश की एक चर्चित पत्रिका है दृष्टांत, जिसके संपादक हैं अनूप गुप्ता। अनूप गुप्ता ने एक बार योगी सत्यम गिरी के ऊपर एक विशेष स्टोरी किया था और बताया था कि योगी सत्यम गिरी किस प्रकार से इलाहाबाद में अवैध तरीके से अपने गुर्गों के दम पर ज़मीनों को कब्जियाने और हथियाने का धंधा कर रहा है। इस पर उन्होंने एक पूरी विस्तार से स्टोरी बनाई थी, चलाई भी थी, जो मीडिया में उन दिनों सुर्खियों में बना भी रहा। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, इस बात को भी समझ लीजिए कि उस सत्यम गिरी से भी नरेंद्र गिरी जी का विवाद रहा। कुछ वर्ष पूर्व सत्यम गिरी के खिलाफ ज़मीन के ही मसले को लेकर नरेंद्र गिरी ने इलाहाबाद के थानों में एफआईआर दर्ज कराई थी और उससे भी उनका विवाद चल रहा था। कुल मिला के बगैर जांच के यह कहना संभव नहीं है कि यह हत्या है अथवा आत्महत्या, लेकिन एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मंदिर और ट्रस्टों का इस प्रकार के धर्मार्थ कार्यों का राजनीति, अपराध और धन से सीधा संबंध है। बुद्ध ने कभी एक मार्ग दिखाया था, सत्ता सुख त्याग कर उन्होंने भिक्षाटन का मार्ग अपनाया और तब उन्होंने भगवा धारण किया था। आज भगवा की धारा उल्टी बह निकली है और भिक्षाटन के मार्ग से होते हुए और सत्ता सुख की तरफ आगे बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर जब धन, वैभव और संपदा की बात होगी तो विवाद भी होंगे, हत्याएं भी होंगी, आत्महत्याएं भी होंगी और उसकी लीपापोती भी होगी। कई बार खुलासे भी होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश हो रही हो और अखाड़ा परिषद के भीतर जो लोग बैठे हुए हैं अभी उनका भी नपना बाकी हो सकता है कि जो लोग बाहर बैठ के इस ट्रैप या इस पूरे जाल को बुन रहे हों, उनके जाल में अभी और कुछ मछलियाँ, छोटी मछलियाँ या बड़ी मछलियाँ फंस सकती हैं। ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस धर्म में आस्था बाजार में खड़ी हो जाए, धर्म बाजार में खड़ा हो जाए, वहाँ फिर ईश्वर कैसा, ईश्वरीय शक्ति कैसी, चमत्कार कैसा, वहाँ सब कुछ धंधा ही है। और इस धंधे में आप एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं हैं, आप एक खरीदार से अधिक कुछ नहीं हैं। चाहे आप बाज़ार से अपने लिए कपड़ा खरीदें, जूता खरीदें अथवा शांति के लिए धर्म खरीदें, भले ही आप उसे मोक्ष का मार्ग समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद।